कवि पाश का कहना था कि सबसे खतरनाक होता है सपनों का मर जाना। लेकिन उससे कहीं ज्यादा खतरनाक आज की स्थिति में यह हो गया है कि 2014 के लोकसभा चुनाव को लेकर सबसे खतरनाक है सपनों का सौदा करना, सपनों को बेचना। दरअसल आज बात उन्हीं सपनों की होगी, उन्हीं सियासी सपनों की होगी जिसको लेकर अलग अलग तरीके से बातें गुथी जा रही हैं, ताना बाना बुना जा रहा है। जनता को लेकर और खुद को लेकर सपने में ही सब कोई जीने को तैयार है। देश के हालात, देश की स्थिति से बहुत दूर है। तो आइए दस्तक की शुरुआत इसी बात को लेकर, ये सपनों के जीवन में सपने के सौदागर हैं या फिर ये मान लिया जाए कि जी नहीं, स्थिति ऐसी है कि सबसे खतरनाक होता है सपनों का सौदा करना। शुरुआत कहां से की जाए? दरअसल एक ऐसी जमीन जहां पे बीजेपी नहीं है, केसरिया नहीं है, लेकिन वहां सपना देखा गया नरेंद्र मोदी द्वारा। एक ऐसी संसद के भीतर की जमीन जहां पर किस रूप में कौन किस तरीके से तीसरा मोर्चा बनाएगा, लेकिन सपना देखा गया बना लेंगे। अगुवाई कौन कर रहा है? वही वामपंथी जो सिमटते सिमटते 24 पर आ गए हैं। आइए इन सपनों की शुरुआत करते हैं कि किसके सपनों के साथ कौन कैसे किस रूप में खड़ा होगा। रिपोर्ट देख के तय कीजिए। मोदी जी स्वागतम। आम्ही तुम्हारे भालोबासी। कोलकाता की यह भीड़ क्या नरेंद्र मोदी के सपने को पूरा कर देगी? और मोदी का सपना है बंगाल में केसरिया लहराए। 2014 में 272 के आंकड़े को छूना है तो फिर बंगाल में इतिहास रचना होगा। देश का पीएम कैसा हो? 42 सीटों वाले बंगाल में सिर्फ बीजेपी के पास अभी एक ही सीट है, विधानसभा में तो एक भी नहीं। तो सवाल बंगाल में सेंध लगाने का नहीं, बल्कि जो भीड़ मोदी को सुनने आई उसे वोट में बदलकर लाल बंगाल को केसरिये में बदलने का ख्वाब मोदी ने पाल लिया है। हम भारत माता की तस्वीर के सामने देखें। इसीलिए बेखौफ मोदी आज ये कहने से नहीं चूके कि दिल्ली की सत्ता पर बैठकर भी बंगाल को बदला जा सकता है। पश्चिम बंगाल से लोकसभा की सभी सीटें भारतीय जनता पार्टी को जिता करके दे। पश्चिम बंगाल के भाग्य को बदलने के लिए अकेली पश्चिम बंगाल की सरकार काम नहीं कर पाएगी। पश्चिम बंगाल के लिए काम करने वाली दिल्ली में भी सरकार होनी चाहिए, और ये जिम्मा लेने के लिए मैं आपके पास आया। जो बंगाल में कभी केसरिया जमीन बनी ही नहीं तो बीजेपी खड़ी कहां होती? 2001 के विधानसभा चुनाव में सभी 294 सीटों पर चुनाव लड़ा तो गया, लेकिन केसरिया का सच शून्य ही रहा। लेकिन अब मोदी हैं और मोदी ने लाल किले का सपना देखा है। सपना तो इस चौकड़ी ने भी देखा है। किसी ने तीसरे मोर्चे का सपना देखा है तो किसी ने तीसरे मोर्चे के जरिए पीएम बनने का सपना। और इसकी आहट आज संसद में तब दिखाई दी जब 11 राजनीतिक दलों ने हाथ मिलाकर कहा कि चुनाव के लिए जनता को लुभाने वाली मनमोहन सरकार की नीतियों को अब संसद से सड़क पर जाने नहीं देंगे। यानी अगले 15 दिनों तक हम लोग एक साथ हैं, और यही गांठ 2014 के चुनाव में तीसरे मोर्चे की दस्तक है। जरा ध्यान दीजिए, प्रकाश करात की अगुवाई में वामपंथी दल के अलावे कोई है नहीं। नीतीश कुमार, मुलायम सिंह यादव, जयललिता, नवीन पटनायक, देवेगौड़ा, बाबूलाल मरांडी और महंत ने जो भी सपना देखा उसे अपनी जमीन पर ही देखा। लेकिन इनकी खुद की जमीन कितनी पोपली है, इसका अंदाजा इसी से लग सकता है कि हर चेहरे का वजूद उसके अपने राज्य में ही सिमटा हुआ है। और जयललिता और नवीन पटनायक को छोड़ दें तो कोई ऐसा चेहरा नहीं है जो अपने राज्य में ही नंबर 1 पर हो। लेकिन सपने हैं तो उड़ान भरी जा रही है। अब हम लोग बैठकर एक कार्यक्रम बनाएंगे जिसके आधार पर चुनाव में कांग्रेस भाजपा के खिलाफ हम जाएंगे। सपने देखे जा रहे हैं, हम आते के बाद बढ़ाते हैं, लेकिन उससे पहले एक तस्वीर हमको लगता है आपको देख लेना चाहिए। इन सपनों के बीच में दरअसल नरेंद्र मोदी ने सपना क्यों देखा? 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी चुनाव भाषण देने के लिए कोलकाता पहुंचे थे। हम 2 तस्वीरें आपको दिखाते हैं, कुछ और चीजें साफ होंगी। दरअसल नरेंद्र मोदी के भाषण के दौरान जितनी बड़ी तादाद में लोगों की मौजूदगी नजर आई, उस रूप में अटल बिहारी वाजपेयी की रैली में वो चीज नजर नहीं आई थी, जबकि उस वक्त मंच पर उनके साथ ममता बनर्जी भी खड़ी थी। ये कुछ ऐसे सवाल हैं, ऐसी परिस्थितियां जिसको देखकर लग सकता है कि सपने पाल लिए जाने चाहिए, सपने दूर नहीं होने चाहिए।
सपने बरकरार रहने चाहिए। लेकिन एक बात यहां से शुरू होती है कि अटल बिहारी वाजपेयी की जो साख थी वो साख मोदी की नहीं है, और बंगाल की धरती पर वामपंथ का चेहरा क्यों लगातार चस्पा होता रहा, यह उस साख का सच है जिसके जरिए ममता बनर्जी भी सत्ता में तभी आ पाई जब उन्होंने वाम राजनीति को अपना लिया। बहरहाल बात हम दोबारा उस सपने की दिशा में ले जाते हैं जहां पर हमने छोड़ा था कि दरअसल अब तीसरे मोर्चे की कवायद अगर हो रही है और जो चेहरे हैं उनकी राजनीतिक साख डामाडोल है, फिर भी सपने पाले जा रहे हैं। लेकिन सपनों की सियासत को कहीं ज्यादा तेज उड़ान और कोई नहीं, खांटी कांग्रेसी जनार्दन द्विवेदी देना चाहते हैं, वह भी कांग्रेस की जमीन पर खड़े होकर। मनमोहन सरकार ने जिस तरीके से सरकारी राशन पानी को कैश ट्रांसफर तक के हालात में वोट बैंक के लिए ला खड़ा किया और विकास की लकीरों के जरिए समाज में असमानता चरम पर पहुंचा दी, उसमें पहली बार कांग्रेस की जमीन पर खड़े होकर खांटी कांग्रेसी कह रहे हैं आरक्षण का सवाल गरीब और रईस के आधार पर बनाने की जरूरत आ गई है। तो जो होना चाहिए उसे सपना बनाया जा रहा है, या फिर सपनों के घोड़े पर सवार होकर सियासी उड़ान भरने की मंशा अब कांग्रेसी भी पालने लगे हैं। लेकिन इन सब के बीच इन चेहरों को ध्यान से पढ़िए, चाहे वो नरेंद्र मोदी का चेहरा हो या फिर राहुल गांधी का या फिर मुलायम सिंह यादव या जयललिता का। और इन चारों चेहरों को देखने के बाद एक नए सपने को देखें कि इनमें से कोई भी संसद की चार दीवारी को छूना नहीं चाहिए। जी, ये सपना देखा है अरविंद केजरीवाल ने। दिल्ली की सत्ता आम आदमी की सत्ता है और देश की संसद भी आम आदमी की संसद हो सकती है, लेकिन क्या वाकई यह देश इस सपने को उड़ान भरने देगा? संसद के अंदर भ्रष्टाचारी बैठे हैं, संसद के अंदर अपराधी बैठे हैं, संसद के ऊपर कुछ परिवारों ने कब्जा कर लिया है। जब तक संसद को साफ नहीं किया जाएगा, जब तक उस मंदिर की सफाई नहीं की जाएगी, तब तक कुछ नहीं होने वाला। सपनों के सौदागर हैं ये, या राजनेता ऐसे हैं जो सपनों के घोड़ों पे सवार होके सियासी चालों को चल रहे हैं? जो भी लगाइए, लेकिन 2014 का चुनाव कुछ इसी दिशा में बढ़ रहा है। दरअसल जो तीसरे मोर्चे की कवायद शुरू हुई, हमको लगता है उसकी जमीनी हकीकत जरा देखिए, हम आपको दिखाते हैं। वामपंथ की अगुवाई करते सीपीएम में 4 दल, और चारों दल को मिला दीजिए तो अभी इनके पास 24 सीटें। कितनी सीटें हो जाएंगी आप कल्पना करना शुरू कीजिए और जोड़ते चलिएगा, लेकिन हम जोड़ के आखिर में बताएंगे। मुलायम सिंह के पास 22 है। संकट यह है मुजफ्फरनगर दंगों के पास कि ये 22 सीट भी बच जाए, यही एक सबसे बड़ी चुनौती हो चली है। मुलायम के बाद नीतीश कुमार के पास 19 है, लेकिन बीजेपी अलग हो चली है, ये 19 दूर की गोटी हो गई है। लालू यादव दोबारा तैनात हो गए हैं, कांग्रेस के साथ गठबंधन की बात हो रही है, नीतीश के लिए और मुश्किल। इस बात को थोड़ा आगे बढ़ाएं, नवीन पटनायक ने अपने कद को जरूर बरकरार रखा है। 14 सीट है, 14 सीट ये मिल सकते हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है, इनकी स्थिति कंप्लीटली ठीक है। इसके बाद और आगे बढ़ाइए, जयललिता मजबूत है और जयललिता का 9 का आंकड़ा किसी हद तक भी 30 तक भी जा सकता है, और इसीलिए ये कद्दावर नेता के तौर पर उभर सकती हैं। इसीलिए पहले तीसरे मोर्चे की कवायद प्रकाश करात के साथ मिलकर इन्होंने शुरू की। बाबूलाल मरांडी 2 सीट है, बढ़ के 3-4, उससे ज्यादा मुश्किल होगी। उसके बाद है देवेगौड़ा साहब, 1 सीट है जनता दल सेकुलर के पास, वो भी बच जाए इस बार बड़ी मुश्किल सवाल है। और एक है महंत जी, असम से आते हैं, प्रफुल्ल महंत, और 1 सीट इनके पास। इन सबको जोड़ दीजिए, अब आप कल्पना कीजिए 92 सीट्स हैं और तीसरे मोर्चे की कवायद शुरू है, 272 चाहिए। इस आंकड़े को हम और आगे भी ले जाएंगे, दरअसल कौन अलग खड़े हुए हैं, लेकिन बात सपनों की हो रही है। तो सपने कितने बड़े विस्तार और कितने बड़े कैनवास पे आज मोदी ने देखा, और इन सब के बीच आरक्षण का सवाल कांग्रेस ने उठाकर कौन सी चाल चली, देखिए जरा। संयोग ऐसा है कि मोदी हो या राहुल गांधी, दोनों के सपनों का सच अपनी अपनी बनाई सियासी जमीन पर ही आकर टिक गया है। एक ने गुजरात को प्रयोगशाला बनाया तो दूसरे ने देश को। अंतर सिर्फ इतना है कि राहुल गांधी को देश में अपनी बनाई प्रयोगशाला की जमीन पर खड़े होकर अपने ही सपने बेचने हैं, लेकिन मोदी को गुजरात से निकलकर हर राज्य में अलग अलग सपने बेचने हैं। आपको डबल फायदा है, 3 गुना फायदा है, 3 गुना। अनूठा सवाल तो यह है कि बंगाल की 42 में से 31 सीट ऐसी है जहां मोदी के विकास के मंत्र पर गुजरात की प्रयोगशाला भारी पड़ेगी, और देश में इसी चेहरे का विस्तार मिल जाए तो देश की 543 में से 218 सीटों पर गुजरात की प्रयोगशाला मोदी के विकास मंत्र पर कहीं ज्यादा भारी पड़ेगी। लेकिन मोदी 2014 की नब्ज को 272 की तर्ज पर पकड़ना चाह रहे हैं, तो भाषणों में मोदी की मुनादी भी बदलाव की हवा को तेज करने वाली लगातार होती जा रही है। परिवर्तन आया है, आपको परिवर्तन महसूस हो रहा है, कोई परिवर्तन दिखाई दे रहा है।
इसलिए एक पल ममता को थामा तो दूसरे पल वामपंथियों पर निशाना साध कर यह जतला दिया कि तीसरे मोर्चे के पीछे हवा है ही नहीं। जिन्होंने मजदूरों के नाम पे काम किया, उन्होंने मजदूरों को क्या दिया? मोदी के निशाने पर वामपंथी हैं और वामपंथियों के मुद्दे को चुराकर कांग्रेसी जातीय आधार पर टिके वोट बैंक में अब सेंध लगाना चाहती है। वामपंथी लगातार बात करते रहे हैं कि इस देश में जो कमजोर तबका है उसे आरक्षण मिलना चाहिए, लेकिन अब खुले तौर पर आर्थिक आधार पर आरक्षण का सवाल जनार्दन द्विवेदी ने उठाया तो उसके बाद सोनिया गांधी का बयान भी सामने आकर खड़ा हो गया। सोनिया ने कहा, आरक्षण पर कांग्रेस का नजरिया बदला नहीं है, जातीय आधार पर जो कुछ चल रहा था वो बरकरार है, लेकिन 2009 के चुनावी मैनिफेस्टो में तो आर्थिक तौर पर कमजोर तबकों को आरक्षण देने की बात कांग्रेस ने कही ही थी, तो फिर 2014 में यह मंत्र क्यों नहीं चलेगा? सवाल सिर्फ इतना है कि कांग्रेस को यह सब कहने की जरूरत अब पड़ क्यों रही है, जबकि बीते 9 बरस 9 महीनों में मनमोहन सरकार ने सिर्फ और सिर्फ सपने ही बेचे हैं, और सपनों को बेचते बेचते आज जब कांग्रेस ढलान पर है तो वो अपने सपनों से देश के सपनों को जोड़ने का सपना देख रही है। लेकिन जातीय आधार पर टिके आरक्षण का सपना भी चूर चूर तो नहीं हो रहा, क्योंकि ध्यान दीजिए, यूपी में मुलायम सिंह यादव हो या मायावती, या फिर बिहार में लालू प्रसाद यादव हो या नीतीश कुमार, ये ऐसे बड़े खिलाड़ी हैं जो आरक्षण के जरिए जातीय विकास के सपने बेचते रहे, लेकिन राज्य का विकास सपनों की उड़ान से ही गुफ्तगू करता रहा, और आरक्षण पाकर भी जातीय समीकरण की राजनीति ने हाशिए पर पड़े तबकों की जिंदगी ही उड़नछू कर डाली। इसीलिए एक बार फिर आरक्षण का मंत्र भी बदलकर खुद अपना टेस्ट या तो कांग्रेस ले रही है, या वो मानकर चल रही है कि सपने बेचने से सपने पूरे हो या नहीं हो, लेकिन सपने बरकरार तो रहेंगे। आज तक ब्यूरो। शायद इसीलिए कहा जाता है कि सियासत किसी भी रूप में कैसी भी हो सकती है, सियासत बदलती है, रुख बदलते हैं, कोई मुद्दा गड़े तौर पर उखाड़ भी दिया जा सकता है और किसी भी मुद्दे को गाड़ा भी जा सकता है, लेकिन सच की जमीन क्या है? दरअसल इस देश की संसद मुद्दों से ज्यादा आंकड़ों पे चलती है, आंकड़ों से ज्यादा संसदों की जो संख्या होती है वो जोड़ घटाव करके चलती है। तो जो ये पूरी कवायद हो रही है, उस कवायद में कौन कहां खड़ा है, हम जरा एक चेहरा दिखाते हैं आपको। यह महत्वपूर्ण चेहरा है कि जो लोग कहां हैं अभी किसी को नहीं पता है। जैसे ममता बनर्जी 19 सीट जीत चुकी है, इनकी सीटें बढ़ेंगी ये माना जा रहा है, ये कहां पर खड़ी होंगी किसी को नहीं पता। मायावती कल कहां खड़ी होंगी किसी को नहीं पता, बीजेपी के साथ भी एक वक्त राज्य में खड़ी हो चुकी है, कांग्रेस के साथ भी। जगन रेड्डी ये नए नई स्थिति में आए हैं, लेकिन यह भी किसके साथ खड़े होंगे ये किसी को नहीं पता है। इनकी तादाद संख्या बढ़ेगी, आंकड़े बढ़ेंगे। करुणानिधि 18 है, ये घटेंगे, लेकिन खड़े किसके साथ होंगे यह भी एक अबूझ पहेली है। और इन सब के बीच लालू प्रसाद यादव, कांग्रेस से गठबंधन हो गया, चल गया तो ठीक है, नहीं तो मुश्किल है। और इन सब के बीच सीट अगर बढ़ती है तो किसके साथ? उमर अब्दुल्ला, नेशनल कॉन्फ्रेंस अभी से आंखें तरेर रहे हैं, समझ रहे हैं कि राज्य की स्थिति बिगड़ेगी। इनको मिलाते हैं तो कुल 67 सीटें होती हैं। इससे पहले हमने आपको 92 यानी 92 सीटों का जिक्र तीसरे मोर्चे को लेकर किया था। ये देखिए, ये एक आंकड़ा है, ये आप समझने की कोशिश कीजिए और इन दोनों को मिला दीजिएगा। ये दोनों अगर मिल जाते हैं तो 159, 272 का आंकड़ा अब भी चाहिए, लेकिन स्थिति देखिए कितनी डामाडोल है। इसका एक मतलब तो बहुत साफ है कि सियासत कांग्रेस समझ रही है कि किस दिशा में बढ़ना है, नरेंद्र मोदी समझ रहे हैं कि किस दिशा में बढ़ना है, और एक नया संयोग सपनों के मद्देनजर उभरा है, उसको दिखाएं। उससे पहले इस तीसरे मोर्चे को लेकर क्या क्या सपने पाले जा रहे हैं ये सुन लीजिए आप। बीजेपी और कांग्रेस जो है वो जैसे पहले सपने बेचते थे आज भी बेच रहे हैं, उससे कुछ होने वाला देश का नहीं है। कार्यक्रम और प्रोग्राम बना करके इस मोर्चे को कंसोलिडेट करेंगे। इस दौरान हम लोग बात करेंगे, हमारे नेता बात करेंगे, सारी टॉप लीडरशिप बैठेगी, बात करेगी, कार्यक्रम बनाएगी, आगे कैसे करना है, चुनाव में कैसे जाना है, चुनाव के बाद क्या करना है। इस प्रकार से हम लोग आगे और मिलते रहेंगे और धीरे धीरे जो आपसी समझ है वो बढ़ेगी और वो कोई न कोई आकार ग्रहण करेगा जो देश में विकल्प प्रदान करेगा। सारी बयान, सारी बातें कैमरे पर जो कही गई, कोई भी सुबह नहीं कही गई। माना यही जाता है कि सुबह का सपना सच होता है। लेकिन बहरहाल तीसरे मोर्चे से आगे निकलिए और राहुल गांधी नरेंद्र मोदी को आईना दिखाना चाहते हैं और इसके लिए गुजरात जाकर आईना दिखाना चाहते हैं। लेकिन गुजरात की यात्रा वो कर क्यों रहे हैं, किस लिए जा रहे हैं? तारीख तय हुई है 8 फरवरी। जरा इस रिपोर्ट को देखिए और गुजरात के सच में उस आईने में राहुल गांधी को फिट करके देखिए।
नरेंद्र मोदी देश में घूम घूम कर राहुल गांधी की सियासत को आईना दिखा रहे हैं, तो अब राहुल गांधी भी मोदी की जमीन पर जाकर चुनौती देने का मन बना चुके हैं। दरअसल 8 फरवरी को गुजरात के बरदोली में राहुल गांधी विकास खोज यात्रा में शामिल होंगे, या कहें उस दिन वो अगुवाई करेंगे। माना यही जा रहा है कि गुजरात के सीएम देश भर में घूम घूम कर जिस गुजरात मॉडल का बखान लगातार कर रहे हैं, उसी मॉडल की हवा निकालने के लिए राहुल गांधी आदिवासी बहुल इलाके बरदोली जा रहे हैं। लेकिन सपनों की सियासत का ताना बाना बुनने वाले कांग्रेसियों के लिए राहुल की गुजरात उड़ान का राजनीतिक सच कुछ और है। दरअसल कांग्रेस की राजनीतिक जीत गुजरात में आदिवासी बहुल इलाकों में ही हमेशा से रही है, लेकिन बीते विधानसभा चुनाव में मोदी ने कांग्रेस के वर्चस्व वाले आदिवासी इलाकों में भी सेंध लगा ली। 2009 में आदिवासी बहुल 5 सीटों में से कांग्रेस ने 3 सीट जीते थी और 2012 के विधानसभा चुनाव में इन 3 लोकसभा सीटों के तहत आने वाली 22 में से 13 सीट नरेंद्र मोदी ने जीत ली। असल में मोदी ने आदिवासियों के लिए 3 लोक लुभावन नारे भी दिए और कुछ काम भी किया। उन्होंने कहा, हर आदिवासी को घर दिया जाएगा। जिस जमीन पर आदिवासी खेती करता है उसका मालिकाना हक भी आदिवासियों को मिल जाएगा। और तो और आदिवासियों के लिए कल्याण योजनाओं के जरिए आर्थिक मदद भी सीधे तौर पर नरेंद्र मोदी ने देने की बात कही। तो जाहिर है कांग्रेस के लिए मुश्किल की बात थी। और असल में राहुल गांधी के सामने अब सबसे बड़ा संकट यही है कि अगर 2014 के लोकसभा चुनाव के वक्त कांग्रेस आदिवासी बहुल इलाकों में पिछड़ जाती है या कहीं जीत नहीं पाती है, तो फिर ये कांग्रेस की हार से कहीं ज्यादा बड़ी नरेंद्र मोदी की जीत होगी। क्योंकि जब से गुजरात बना है और उसके बाद कभी भी सत्ता किसी भी रूप में पलटी हो, लेकिन कांग्रेस ने कभी आदिवासी बहुल इलाकों में सीटें गंवाई नहीं। तो राहुल की राजनीति का नायाब सच एक तीर से 2 निशाने साधना है। एक तरफ सीटों को बचाना है और दूसरी तरफ सीटों को बचाने के लिए विकास खोजो यात्रा के जरिए नरेंद्र मोदी को घेरना है। क्योंकि विकास खोजो यात्रा जिन 9 लोकसभा क्षेत्रों से निकलेगी, उसमें संयोग से या कहीं जानबूझकर 5 सीटें वही आदिवासी बहुल इलाकों की है जहां पर कभी कांग्रेस की ही चलती थी। अहमदाबाद से गोपी गांगर के साथ आज तक ब्यूरो।